आप सभी को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट पहला लेकर आ रहे हैं साइकोलॉजी का। ये भी एक डेमो के रूप में है। इससे पहले हमने ईवीएस का बनाया और उसका एक डेमो दिया, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, तो जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और उसके बाद आप क्वालिटी कंटेंट बताना ना भूलें। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है आपका। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक डेमो के रूप में प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेकिन आपको साइकोलॉजी की सभी डिटेल्स में नोट्स मिलेंगे आपको। आफ्टर मतलब बिफोर नोट्स आपको बोर्ड पे विधिवत अच्छे तरीके से साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, तो केवल एक प्रैक्टिस सेट है, एक डेमो के रूप में आप लोग इसे ज़रूर देखें। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? सबसे आसान प्रश्न है और ये जो है कि राजस्थान में जो टेट की परीक्षा होती है उसमें आया हुआ प्रश्न है ये। जिसको जानना है वो राजस्थान का प्रैक्टिस सेट मार्केट से देख सकता है, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो क्या रीज़न है? समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, किसी में नहीं रहता, रुचि तो पैदा करी जाती उनके अंदर। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन शिक्षक जो है थोड़ा सा निर्दयी जो एक स्वभाव अपनाते हैं, एक भेदभाव करते हैं, उसकी वजह से सभी अभ्यर्थी क्या करते हैं, विद्यालय से भाग जाते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? अंगीकरण, मतारोपण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो क्या होगा? अंगीकरण होगा। उसको क्या करेंगे? जब तक किसी चीज़ को आप अंगीकरण नहीं करेंगे तब तक आपका विकास हो ही नहीं सकता, आप उसको डेवलप करा ही नहीं सकते किसी भी बच्चों को। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, देखिए इन सब के बारे में डिटेल्स में भी आपको बताया जाएगा। जैसा कि मैं आपसे बार बार ये कह के चल रहा हूँ कि डेमो के रूप में है, तो बताना, ये मत भूलना कि कैसा लगा आप लोगों को। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया भी जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ये कब होता है? देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के ही दिया जाएगा। एक जो एडोल्टोन अवस्था होती है बच्चों की, जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था, उस एज में क्या होता है कि अपोजिट जो हमारा मतलब होते हैं, जैसे मेल फीमेल, उसके प्रति बच्चों का आकर्षण ज़्यादा बनता है, इसलिए वो क्या बनते हैं? सक्रिय सदस्य बनते हैं, समकक्षी बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका किशोरावस्था ही होना चाहिए, तो किशोरावस्था ही इसका आंसर है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत निर्माण में भी होगा, कक्षा के शिक्षण में भी होगा, अनुशासन में भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिए कि आपका कम से कम ये तो पता चले कि सही उत्तर है कि गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीकी, जोखिम भरे कार्यों के लिए कर्म योजना, मन के प्रकार का अन्वेषण, मन का चित्र खींचना। तो इसका क्या हो जाएगा? मन के कार्य का अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो प्रश्न नंबर 6 का क्या हो जाएगा? दूसरों के साथ लड़ना ही प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। एकदम क्लियर है यहाँ पे आंसर, आप बता सकते हैं। देन समवेत शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, समुदाय के समर्थन पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन। तो प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। चलिए उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? आपको बताना है अधिगम से संबंधित, क्योंकि जो भी यहाँ पे लाइव जुड़े हैं, आफ्टर पब्लिश भी जो भी लोग देखेंगे सब शिक्षक बनने वाले ही देखेंगे इस वीडियो को।
ठीक है। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे बड़ा उपचार क्या हो सकता है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षण अध्ययन, निदानात्मक शिक्षण या निजी शिक्षण का सुझाव। तो बहुत ही सिंपल इसका क्या हो जाएगा? निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए किए गए, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गए हो गया है, किए गए शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, या कक्षा में भाषण देकर। तो कैसे कर सकता है वो? पुरस्कार देकर कर सकता है। मार्गदर्शन तो आपको दुनिया भर के देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं, जब आप बोलोगे कि बेटा अगर आप ये प्रश्न सॉल्व करते हो तो आपको एक टॉफ़ी या एक पेन इनाम दिया जाएगा, तो बच्चे उत्साहित हो जाते हैं वहाँ पे और बहुत तेज़ी से दिमाग लगा के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे पास फैकल्टी है, वो अलग से आपको पढ़ाएंगी। लेकिन जो ये पीपीटी का जो प्रोग्राम रहेगा हमारा, सभी सब्जेक्टों को पीपीटी को मैं ही कवर करूँगा अकेले। ठीक है, चाहे वो मैथ का हो, ईवीएस का हो, हिंदी का हो, एंड साइकोलॉजी का हो, एंड इंग्लिश का हो। ठीक है, बाकी डिटेल्स में शिक्षक पढ़ाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको पढ़ाएंगे भी। एक ट्रायल है एक तरीके से, डेमो के रूप में, तो आप लोग बताना ना भूलें। चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसे डांटेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से बात करेंगे और बताएंगे कि आपके बच्चे की ऐसी प्रतिक्रिया है, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो कैसे हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। और वर्तमान समय में शिक्षक कैसा है? शिक्षण छात्र केंद्रित है, इस बात का ध्यान रखना आप। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद या निर्देशात्मक? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए सबके प्रति। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, बर्ताव एवं व्यवहार से, नैतिकता के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो किसके द्वारा होगा? उपरोक्त सभी के द्वारा होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्तर नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, विभेदीकरण स्तर, समझ स्तर। तो कौन सा नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और नहीं भूल जाते हैं पढ़ना, फिर वहाँ वो गलत करके आ जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा विभेदीकरण स्तर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है? आपको ये बताना। सत्तावादी, अधिनायकी, या अनुमतिपरक, या सुविधादाता? तो कैसी हो जाएगी आपकी ये? सुविधादाता के रूप में हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, शारीरिक दंड, प्रतियोगात्मक कक्षा। तो 17 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम हो जाएगा। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? सामाजिकरण के विद्यालय और आस पड़ोस, परिवार और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? विद्यालय और आस पड़ोस होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आस पड़ोस का मतलब, पड़ोस का मतलब क्या होता है? पर्यावरण होता है, मैंने कल ही बताया था इसके बारे में आप सभी को। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? आप देख लीजिएगा संज्ञानात्मक के बारे में किसने किसने क्या बोला है। मैं संज्ञानात्मक बीच में आपका एक केंद्रित शब्द रहेगा, इससे संबंधित कितने साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या बोला, उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। खैर अभी आप देख लीजिए। तो इसका क्या होगा आंसर?
क्वेश्चन नंबर 19 का सामाजिक अन्योन्यायिक क्रिया। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे का क्वेश्चन एवरी एग्ज़ाम में आता है। कहीं पे भी अगर आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, सी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो जीन पियाजे साहब कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन इनके नंबर पे, इनके नाम पे आना है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पूर्ण बलन। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये इंपॉर्टेंट है। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गतिशीलता, परस्परता, रचनात्मक या संगति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या कहेंगे? गतिशीलता कहेंगे मित्रों, गतिशीलता कहेंगे। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध, आपको फिल इन, जो यहाँ पे ब्लैंक है इसको आपको फुलफिल करना है। अभिवृत्ति, समायोजन, स्वीकार्यता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ क्या है? संबंध है। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? कौन देता है बताइए? पहला ऑप्शन संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, सृजनशीलतावाद, व्यवहारवाद। थोड़ी बहुत अगर स्पेलिंग में गड़बड़ हो तो उसको आप माइंड मत करना, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यह है कि जो भी थोड़ी बहुत कमियां होंगी इसमें आपको सुधार करके दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि एक ट्रायल है, ये एक डेमो के रूप में है ये। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सृजनशीलतावाद हो जाएगा। यहाँ पे वाद हो गया लेकिन ये वाद होता है। चलिए, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर और विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। 24 का क्या हो जाएगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिस्लेक्सिया संबंधित, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हर बार पूछा गया है, एक बार परीक्षा अगर आप छोड़ दीजिए तो पूछा जरूर जाता है। ठीक है, इस पर बल्कि जो है कि अभी जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था इससे संबंधित प्रश्न आ गया था। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। इसको जो है कि अपवाद में डाला गया, लेकिन इस पर किसी को नंबर नहीं दिया गया। सरकार ने कहा नहीं, हमने जो उत्तर दिया बिल्कुल सही है, जबकि वो गलत है सरकार के द्वारा बताया गया उत्तर। तो इसका क्या हो जाएगा? पठन विकार से हो जाएगा। ठीक है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का दृश्य साधन। ठीक है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस रूप के अंतर्गत किया जा सकता है? दृश्य साधन। क्योंकि श्यामपट्ट पर कोई चीज़ अगर हम लिखते हैं तो उसको हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं आप दृश्य और श्रव्य साधन कर दो कि टीचर तो बोलता है बोर्ड पर लिखता है, नहीं, वहाँ मतलब अलग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोवेल ने, मॉन्टेसरी ने। किसने किया? फ्रोवेल ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। फ्रोवेल ने किया। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी, जितने लोग भी हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो तारे ज़मीन की मूवी आपने देखी होगी ना। तो उसमें एक, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना, एक आमिर खान की है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, नियोजित निर्देशों में, स्वतंत्र अध्ययन में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। किस में करेगा? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किस में करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में करेगा वो। ठीक है। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता संबंधित है? तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि श्यामपट्ट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है, प्रश्न पूछना भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है।
आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसे उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा? जिस तरह से वो कार्य कर रहा है उसी तरीके से उसे क्या करेंगे? आप मार्गदर्शन करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे ताकि वो उसी में आगे बढ़ सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है क्या कहलाता है? संवेदन प्ररोध अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 32 का क्या हो जाएगा? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और बताइएगा कि हम ज़्यादा हाई स्पीड भी तो नहीं चल रहे हैं ना, ज़्यादा तेज़ तो नहीं करा रहे हैं ना, क्वेश्चन को स्लो करा रहे हैं ना? कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, अन्यथा हम स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। बाकी आप लोग वीडियो की जो स्पीड है उसको कम करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसने पहचाना था? कोलबर्ग द्वारा, पियाजे द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा। प्रश्न नंबर 33 किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। सारे यहाँ पे जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, संवेदात्मक, उदासीन, अग्र सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? अग्र सक्रिय होनी चाहिए। 34 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? गृह में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, खेल के मैदान में। तो सोच समझ के आंसर देना, विद्यालय एवं कक्षा में। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है शामपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, क्या क्या रहेगा? प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछना ही रहेगा। जब बच्चों से पूछोगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे कि कहीं सर मुझसे ना पूछ लें, सोचने लगेंगे कि जो पूछेंगे बता दूंगा मैं। बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं बच्चे वहाँ पे। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना या एक सुवक्ता होना। क्वेश्चन नंबर 37 तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है। कठिनाइयों को दूर करने का तात्पर्य है उनकी पढ़ाई लिखाई से, ठीक है। कहीं आप और कुछ ना सोचने लग जाओ यहाँ पे। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। 38 का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, बड़े अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, छोटे अक्षरों में लिखना। तो अच्छे से आप जानते हैं क्या हो जाएगा? लेखन में क्या होना चाहिए? स्पष्टता होना चाहिए। अच्छी लिखावट तो आप मतलब पता लगा कि आप किसी का नाम लिख रहे हैं, गलत लिख दीजिए। लिखावट तो अच्छी है लेकिन उसको आपने क्या लिख दिया? गलत लिख दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि पद्धति असफल है या व्यक्तिगत असफलता है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है। प्रश्न नंबर 40 तो उसकी अपनी व्यक्तिगत असफलता होती है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जो भी परीक्षा लिया जाएगा, जो भी पाठ्य पुस्तक होगा वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत असफलता होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। प्रश्न नंबर 41 का क्या हो जाएगा? आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है। 42 आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। तो क्या होगा? आत्मगौरव होगा इसका, ठीक है। क्या होगा? आत्मगौरव होगा। विकास
व्यक्ति के नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है जेम्स ड्रेविन, हरलॉक, मैकडूगल, मुनरा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरलॉक। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया क्या है? भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक परिपक्वता, समाजीकरण। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, समाजीकरण है दोस्तों। क्या है? समाजीकरण है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले कौन है? स्टेनली हॉल, जॉन सेंट सिम्पसन, गैसल एंड गॉडफ्रे। 45 स्टेशनरी हॉल। ठीक है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, शरीर तथा मन संबंधी, बौद्धिक। कौन सा होगा? आप लोग जवाब नहीं देते यार। इतने प्रश्न मैं कराया जा रहा हूँ जैसे मैं खुद से पढ़ाई कर रहा हूँ। आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, 4-5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग जो भी देख रहे हैं, उनको जवाब तो एटलीस्ट देना चाहिए। इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, है ना? ये चीज़ ज़रूरी है। इसका मतलब आप सक्रिय नहीं हैं, बस केवल मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और क्वेश्चन को देखे जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? शरीर तथा मन संबंधी। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्ट, फ्रेडरिक टेसी, ईएपील, जीन पियाजे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला था जीन पियाजे का कब्जा है प्रत्येक एग्जाम में, जहाँ पे होता है ये छाए रहते हैं, एक प्रश्न इनसे रिलेटेड जरूर आता है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, वह क्या है? पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधि। आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या नहीं बना सकता। कोई भी शिक्षक किसी की शारीरिक विकास नहीं कर सकता है। शारीरिक विकास अपना एक नेचर, अपनी एक प्रकृति है। जैसे माता पिता उसको खाना पीना देंगे, भोजन कराएंगे, उस हिसाब से उसका शारीरिक विकास होगा, उसके जीन्स पर निर्भर करेगा। लेकिन बाकी सभी चीज़ें टीचर बना सकता है। टीचर पाठ्यक्रम बना सकता है, विषय वस्तु का चयन कर सकता है, यहाँ पे चयन हो गया है, शिक्षण विधि बना सकता है, लेकिन किसी का शारीरिक विकास शिक्षक नहीं कर सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 49 क्वेश्चन। स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई और बोध की थकता अधकता है ये। ठीक है। तो शिक्षक का वजन एवं ऊंचाई, शिक्षार्थी का, शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का 50। बाकी और भी हमने बना दिए हैं इसमें, तो इसके आगे हम करा देंगे इसका सेकंड पार्ट। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, लालच, सहानुभूति, जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। आप लोग खुद ही सोचिए क्या नहीं देना चाहेंगे आप। अभिप्रेरणा आप दोगे ही दोगे, सहानुभूति भी आप दोगे, जिम्मेदारियां उठाने का अवसर भी आप दोगे, केवल क्या नहीं देंगे? लालच नहीं देंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का हमने आपको करा दिया। बाकी कार्य जारी है, बनाए जा रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो मैंने जैसा कि आपको बोला, कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। और 30 का मतलब होता है कि 30 में अगर 50 से गुना कर दीजिए तो 1500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साइकोलॉजी के। आप ये मान के चलिए कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का कम से कम मैं आपको बता दूं 1000 क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। जो भी विद्यार्थी हैं, चूँकि दोस्तों बोलने की थोड़ी सी आदत हो गई है, तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी देख रहे हैं, आप ये मान चलिए कि इस सब्जेक्ट आपको 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उससे पहले आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बोर्ड पर डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल पीपीटी में क्वेश्चन बना के अब आपको हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे, नहीं। आपको डिटेल बताया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा आपको। ठीक है। तो आप लोग इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो नए बच्चे हैं, और लोगों में शेयर करें। और मैंने बताया कि हमारा भी रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है खुला हुआ है। आप लोग यूपी टेट के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 2000 में आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जो आपका टिल एग्ज़ाम होगा। और इसके साथ आप सभी लोगों को PDF भी अवेलेबल मिलेगी। इसके अलावा जो सुपर टेट के अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग 3000 का कोर्स ले सकते हैं। 3000 क्योंकि 3000 इसलिए है दोस्तों, 14 विषय हैं टोटल सुपर टेट के लिए। 14 विषयों में मुझे अलग से फैकल्टी लानी है, करीब 5-6 लोग 7 लोग आएंगे, तो उनको भी पेमेंट करना होता है, इसलिए उसमें आपका
₹3000 चार्ज है, वो भी टिल एग्ज़ाम है। ठीक है, जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक आप सबकी तैयारी कराई जाएगी। और उसके बाद अगर कोई मैथ का स्पेशल पढ़ना चाहता है तो मैथ का केवल स्पेशल 700-800 में बैच मैं लेके आ रहा हूँ, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और उस मैथ को एडवांस अर्थमेटिक प्लस एडवांस रहेगा उसमें, और आराम से आप उसे मतलब पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ का भी अलग से ले सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी टैब में मैंने एक सर्वे करवाया, वोटिंग करवाया, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि मेरा मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए मैथ की एक स्पेशल क्लासेस चलेगी केवल सबके लिए। टेट सीटेट के लिए चलेंगी, लेकिन एक स्पेशल क्लासेस चलेगी जो सबके लिए क्या होगी, कॉमन होगी, उसको सभी लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो आप लोग देखिए और बताइए मुझे कमेंट करके कैसा लगा। पर्सनल भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना देर किए आप लोग कोर्स को परचेस कीजिए। में 20 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक भारत में जितने भी हिंदी राष्ट्र हैं, सॉरी हिंदी राज्य हैं, मैंने राष्ट्र बोल दिया, हिंदी राज्य हैं, वहाँ पर 30 नंबर की साइकोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, तो जितने भी हिंदी राज्य हैं उन सभी से कलेक्शन का ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपके लिए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, हड्डियों की संख्या कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या किशोरावस्था में। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, तो इसका आप सभी लोग अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में। प्रश्न नंबर 2, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो किसको माना गया है? शिक्षण को, अधिगम को माना गया है। किसको माना गया है? अधिगम को माना गया है। ठीक है, तो चलिए, बहुत कॉमन सा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 3 है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, समायोजन की, शिक्षा की, अच्छे परिणाम देने की। तो जल्दी से बताइए, 30 सेकंड का समय मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो जो किशोरावस्था होता है आप लोग जानते हैं कि इसको तूफान, आधी तूफान, मतलब एडोलस्टोन जो एज होती है इसको कहा गया है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं ना वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। उनका समय समय पर कुछ कुछ देर में उनका जो है, कभी मन कहेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, कभी मन कहेगा इंजीनियर बनेंगे, है नहीं। तो इस तरीके से उनके जो लक्ष्य हैं बदलते रहते हैं। और इस अवस्था में जो एक अपोजिट लिंग होता है उसके एक दूसरे के प्रति आकर्षित ज़्यादा होते हैं बच्चे इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेदना की पहली पीढ़ी है, संवेदना की पहली पीढ़ी है शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास, मानसिक विकास। तो प्रश्न नंबर 4 का जल्दी से जवाब दें आप लोग। ठीक है, देखिए मैं हर प्रश्न में ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग जवाब दीजिए, आप लोगों को 30 सेकंड तो मिल ही जाता है मेरे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते और बाकी सभी चीज़ें पूछते हुए। तो आप लोग जवाब अपना दीजिए, क्वेश्चन नंबर के साथ साथ क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है 1 2 3 4 उसका भी आप आंसर साथ में लिखिए। तो इससे ये पता रहेगा कि आप इसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले वाले प्रश्न का जवाब दे रहे होते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ठीक ठीक फीडबैक नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो क्या होगा? मानसिक विकास होगा। बहुत बढ़िया। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? देखिए अभी हम किशोरावस्था से संबंधित एक प्रश्न किए थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बीएड में जो व्यक्ति बीएड कर रहे होंगे और जो बीटीसी कर रहे होंगे, ये जो है कि 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने कहा था इस बात को। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, ये तो है। नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भर होना। प्रश्न नंबर 6 किसका नहीं होगा? नैतिकता होगा, क्योंकि छोटे होते हैं ना बच्चे वहाँ पे, तो उनमें नैतिकता कैसी आएगी आप समझ सकते हैं। मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, छोटे बच्चे दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो आप लोग देखते होंगे जो 1 साल 2 साल तक के भी बच्चे हैं, जब वो रोते हैं तो पता चलता है कि उनको भूख लगी है, उनको कोई तकलीफ़ है, तो फिर उनके माता पिता उन पर ध्यान देते हैं। चलिए, जीन पियाजे साहब को आप लोग मत भूलना, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। बाकी मैं जीन पियाजे, कोलबर्ग्स,
जितने भी इस तरीके से आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में एकदम एक अलग से ही सीरीज़ लेके आऊँगा मैं। केवल जिन प्याजे से रिलेटेड ही एक टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा, इनसे ही रिलेटेड जो भी 200-300 प्रश्न होंगे ना, वो रिलेटेड लेके आऊँगा। तो इनसे रिलेटेड अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल आराम से उसको करके आएंगे। आपसे इनका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कितनी अवस्थाएं इन्होंने दी आप सभी को पता है, 5 अवस्था दी थी, 3 दी थी, 4 दी थी। जल्दी से बताएं आप लोग, मेरे से तो गलत हो गया, आप लोग सही जवाब दीजिए। कितनी होती है? 4 होती है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जो अभ्यर्थी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो लोग करा लीजिए, क्योंकि आपको बाद में ये सभी पेड क्लासेस हो जाएंगी। अभी तो हम लाइव करके इसको पब्लिश कर दे रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है ये केवल सीरीज उन्हीं के लिए रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से आयु समाज के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? जन्म से मृत्यु तक के लिए, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक के लिए 8 अवस्थाओं को प्रभावित की थी। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन है? चिंतन है दोस्तों। कौन है? चिंतन है। ये संज्ञानात्मक है। जब आप चिंतन करते हैं तो आप क्या करते हैं? चिंतन के समय में एक दूसरे की तुलना भी करते हैं, नफ़ा नुकसान, लाभ हानि, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था? परिवार, विद्यालय, जनसंचार, पत्र पत्रिकाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे लगता है कि इसका जवाब आप सबको मालूम है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बालक के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था क्या होगा? उसका परिवार होगा भाई। छोटे बच्चे के माता पिता ही तो उसको सभी चीज़ें देते हैं शुरू में। कहते हैं कि माँ बच्चों की सबसे बड़ी क्या है? टीचर है। माँ जैसा चाहे बच्चे को वैसा बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि माँ किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करती है, कैसा उसका विकास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? प्रश्न नंबर 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं बोल के चल रहा हूँ आप लोगों से, जल्दी से जवाब दीजिए। एरिक्सन, कोहलबर्ग, फ्रायड एंड पावलॉव ने। तो किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था मित्रों। इनके बारे में भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? ये बीएड की परीक्षा में पूछा गया था 10 नंबर का, और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। बीएड की परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। और आप लोग बताइए किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलव ने। किसने दिया था? प्रश्न नंबर 12, जल्दी से जवाब आना चाहिए आप लोगों का। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, ठीक है। पावलव ने कुत्तों पे दिया था, इस बात का ध्यान रखना। नहीं, पावलव ने, हाँ राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता, लंबाई तथा वजन, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 13 है। तो कौन है? लंबाई और वजन। किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से, 14 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से। प्रश्न नंबर 14। तो 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, ये बिल्कुल फैक्ट है। 13 वर्ष से मत कर देना। 13 वर्ष से सभी लोगों ने अपने अपने अलग मत दिए हैं, लेकिन अगर एक एवरेज अगर आप लेके चलते हैं तो 12 अवस्था से बच्चों की किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, या नैतिक आदत। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 भावना संबंधी आदत है उसकी, ठीक है, भावना संबंधी आदत। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलव ने, कार्ल रोजर ने। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का कार्ल रोजर्स ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? प्रश्न नंबर 17। फेस्टिंगर, एरिक्सन, पियाजे एंड फ्रॉम। देखिए आपको परखने का सबसे बेहतरीन मौका है कि यहाँ पर आप लोग
ट्राई कर सकते हैं कि 50 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं। ठीक है, तो किसने किया था अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे। प्रश्न नंबर 17 का जवाब आया नहीं अभी तक। किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। एरिक्सन। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थलर के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे ने, फ्राइड ने, एरिक्सन ने, वेलॉक ने। जल्दी से बताइए आप लोग, किसने करी है? पियाजे ने करी है, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे या पियाजे ने। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाली कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यह किसने दावा किया था? प्रश्न नंबर 19 किसने किया था? नॉम चास्मिकी ने किया था। किसने किया था? नॉम चास्मिकी ने किया था। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, देखिए टच स्क्रीन है तो टच हो जाता है, तो इसका ये मतलब मत समझना कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। आप लोग अपना सही जवाब दीजिए बस। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल सही आपको जवाब दिया जाएगा। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ठीक है, मुखीय, लैंगिक, गुदीपीय, प्रसुस्ती। प्रश्न नंबर 20 का क्या होगा? लैंगिक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्गत सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व, अनुभव। तो प्रभावीकरण कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा? वो व्यक्तित्व होगा आपका। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? प्रश्न नंबर 22 का क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार कमेंट कर देना आप लोग। अंतर्दृष्टि अधिगम इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसको आप मनोविज्ञान के पहले ही लेसन में आप पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान को कितनी प्रकार से परिभाषित किया गया है। शिक्षक, बालक, शिक्षण विधि एंड पाठ्यक्रम। तो किसका केंद्र है? ये बालक का केंद्र है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। सीपीडी की बात कर रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से तो उपरोक्त सभी है। आप लोग अपना जवाब दीजिए। बिल्कुल राइट, उपरोक्त सभी ही होगा। शिक्षण के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है प्रधानाचार्य की, समुदाय की, स्वयं शिक्षक या विद्यार्थी की। प्रश्न नंबर 25 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समुदाय की होती है दोस्तों। किसकी होती है? समुदाय की होती है। यहाँ पे कैसे गलत हो गया भाई ये? अच्छा, ठीक है, स्वयं शिक्षक की होती है। राइट, यहाँ गलत टिक हो गया। प्रश्न नंबर 26। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, अनौपचारिक रूप से, जानबूझकर या औपचारिक रूप से? प्रश्न नंबर अनौपचारिक रूप से देता है वो। श्रृंखला अधिगम संबंधित है गेने, ब्रूनर, टालमेन एंड थॉर्नडाइक। श्रृंखला अधिगम संबंधित। प्रश्न नंबर 27 का जवाब दीजिए। किसने दिया था? ये गेने ने दिया था। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे या बर्ट? प्रश्न नंबर 28 पियाजे साहब ने दिया। पियाजे साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? हार्वर्ड गार्डनर ने, डेनियल गोलमैन ने, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे ने, या उपरोक्त सभी ने? प्रश्न नंबर 29 ये सभी लोगों ने किया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये भी। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। उदात्तीकरण, आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा। प्रश्न नंबर 23
जल्दी से जवाब दीजिए। उदात्तीकरण, उदात्तीकरण। जॉर्ज स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा? तूफान एवं तनावपूर्ण अवस्था कहा। तूफान एवं तनावपूर्ण अवस्था कहा। यह आसान सा प्रश्न था, 2-3 बार रिपीट भी हुआ। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, अनुकूलित प्रतिवर्ष अधिगम। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 का जल्दी से जवाब दीजिए। समस्या समाधान अधिगम होगा दोस्तों, ठीक है। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए, देवी देवताओं के बारे में बात करें। प्रश्न नंबर 33 का जवाब दीजिए। स्वयं उन पर आचरण करें, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी। 34 का क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, वेट कर रहा हूँ मैं। उपरोक्त सभी होगा, गुड जवाब। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है: व्याकरण में प्रशिक्षण, अंतर्जात योग्यताएं, अनुकरण तथा पुनर्वलन या परिपक्वन। प्रश्न नंबर 35, जल्दी से जवाब दीजिए। अनुकरण तथा पुनर्वलन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? अगर बच्चे किशोर अवस्था में अपराध कर देते हैं तो उनके सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 36 का आंसर आपको देना है। संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, उपरोक्त सभी। अकॉर्डिंग मी अगर देखा जाए तो उपरोक्त सभी है, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन जिस हिसाब से प्रश्न है उसका जवाब मेरे हिसाब से उपरोक्त सभी होगा। क्योंकि एक अपराध अगर बच्चा किशोर अवस्था में कर देता है तो उनको इन सभी चीज़ों के साथ अगर हम रखते हैं तो उसके अंदर सुधार होगा, उसका उपचार होगा, उसका निदान होगा, कहते हैं निदानात्मक जो व्यवस्था है वो होगी, उपरोक्त सभी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 37, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि, अभिधारणा। जल्दी से बताइए भाई। आरती, ज्योति, धीरज, गौरव, जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे 6-7 लोग 5 लोग देख रहे हैं, है ना, तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? अभियोग्यता होगा दोस्तों। क्या होगा? अभियोग्यता होगा। 38, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? संगी साथियों का, शिक्षक का, माता पिता का, चलचित्रों का। तो किसका पड़ेगा? सभी लोग इस अवस्था से गुजर चुके हैं, मैं भी गुजर चुका हूं, और जितने लोग इस समय देख रहे हैं लाइव में वो सभी लोग किशोरावस्था से गुजर चुके हैं। आपको ये जवाब देना है कि किशोरावस्था में व्यवहार व मनोप्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का। दोस्तों भूल गए आप अपने दिन इसका मतलब। चलिए खैर कोई बात नहीं। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है? बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता, अधिक्षमता, अभिक्षमता। प्रश्न नंबर 39, सांवेगात्मिक क्षमता कहलाती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संयोगों का आदान प्रदान कहलाता है? शिक्षण, संप्रेषण, सूचना, अधिगम। जवाब दीजिए आप लोग। देखिए मैं आप लोगों से बताऊं, 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में लगभग कोशिश करता हूं कि 20 से 25 मिनट में निपट जाए, ठीक है। इतने कम समय में 50 क्वेश्चन को कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 25 मिनट में या 30 मिनट में हम कहते हैं चलो अगर हम आधे घंटे में भी इसको ख़त्म करते हैं ना दोस्तों, तो आधे घंटे का मतलब समझते हो? इसको बनाने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं। इतना आसान मत समझिएगा आप इस बात को। इसीलिए ज़रूरी है कि सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि जो हमारा टाइपिस्ट है जो भी इसको बनाते हैं, हम हाथ से लिख कर देते हैं, उसके बाद बनाया जाता है
तो उनको भी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझदार हैं और बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है यूपी टेट की। 2,000 रुपये फीस है कंप्लीट कोर्स की, वो भी टिल एग्ज़ाम। सुपर टेट की टोटल 3,000 रुपये है, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोग जो है कि चाउमीन पिज्ज़ा खा जाते हो यार 10 से 15 दिन में, पढ़ाई के लिए भी नहीं खर्च करोगे इतना तो क्या करोगे बताओ, ठीक है। और 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके, 5,000 मैक्सिमम मैं कहता हूँ खर्च करके अगर आपको नौकरी मिल जा रही है तो इससे अच्छी बात क्या है। आप महीने के 40-42 हज़ार 45 हज़ार रुपये कमाएंगे, 2,000-3,000 का मोह देखेंगे तो फिर आप 40-45 हज़ार रुपये नहीं कमा पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो कंटेंट मेरी तरफ से बहुत बेहतरीन दिया जा रहा है आप सभी लोगों को, क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी जा रही है आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब किसी प्रकार का संदेह आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने बोला था मेरे 6 से डेमो क्लास दीजिए, तो डेमो आप सबके सामने है। तो प्रश्न नंबर 40 का जवाब अभी तक आया नहीं किसी का, क्या होगा, संप्रेषण होगा। किसी से बात करने के लिए भाषा का ही तो प्रयोग करते हैं आप। संयोगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए आत्मानुभूति का, आत्मचेतना का, आत्मनियंत्रण का, आत्म प्रेरणा का। क्वेश्चन नंबर 41, आत्मानुभूति का ही करवाएंगे ना आप, आत्मानुभूति का ही करवाएंगे आप अभ्यास बच्चों का, ठीक है। आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, आत्म प्रेरणा ये अपने आप में आती है बच्चों के अंदर। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, दीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, विकासात्मक प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से बताइए इसका जवाब। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान होता है। चलिए, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव आपको बताना है। आप लोग शिक्षक बनेंगे आने वाले समय में, मास्टर साहब बनेंगे सभी लोग प्राइमरी विद्यालय में जाके। तो आप लोग बताइए, अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है तो उसको अगर आपको नियमित बुलाना है तो आप इनमें से क्या अपनाएंगे। डांटेंगे उसको, प्रोत्साहन करेंगे, आलोचना करेंगे या जुर्माना लगाएंगे। तो क्या करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि आपको भी अपनी तारीफ़ सुनने में बढ़िया लगता है, आनंद आता है। जो आपकी बुराई करता है आप उससे क्या करते हो, दूरी बनाते हो। लेकिन जो आपकी तारीफ़ करता है उसके प्रति आपका मान सम्मान, मतलब आपका जो रवैया है बदल जाता है, उसको आप सम्मान देते हैं जो आपकी तारीफ़ करता है, ठीक है। अच्छे काम करेंगे तो तारीफ़ तो देखिए होगी होगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना, उपरोक्त सभी। तो 44 का अच्छे से आप समझ सकते हैं क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, रोचक बनाता है, मनोरंजक बनाता है। अब आप एक अध्यापक हैं, अब आपको देख लीजिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हैं तो कैसा बनाएंगे कि बच्चा इंटरेस्ट ले। तो इनमें से आपको एक बेहतरीन ऑप्शन का विकल्प, एक बेहतरीन विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है। क्या बनाएगा वो, भाई मनोरंजन तो बनाएगा नहीं, कोई गाना वाना थोड़ी ना सुना रहे हैं आप। क्या बनाएगा, रोचक बनाएगा, बच्चों का मन लगेगा उसमें। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। अभी इससे पहले ही प्रश्न आया था, ध्यान रखना। डेनियल गोलमैन ने, जॉन डीवी मेयर व पीटर साल्वे ने, उपरोक्त सभी ने। आई थिंक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं है, बस ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा से। 47, संबंधवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है। स्थितियां व प्रत्युत्तर, उद्दीपन व प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, उद्दीपन व प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 47 का जवाब जल्दी से आना चाहिए आप लोगों का, बहुत फास्ट जवाब दीजिए आप लोग। इतनी देरी करेंगे आप, क्या करेंगे भैया, चलो खैर। उद्दीपन व प्रत्युत्तर होगा इसका। चलिए, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, अचेतन, सचेतना, अर्ध सचेतना, मधुचेतन। तो कौन सा होगा इसका जवाब बता दीजिए आप सभी लोग फास्ट। 48 अचेतन, क्या होगा, अचेतन होगा। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था में सुलमित नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन सभी अवस्था से आप गुजर चुके हैं।
साइकोलॉजी टोटली आप पे ही निर्भर करती है कि आप साइकोलॉजी के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर आप सही से दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना और थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ के चले जाएंगे तो यकीन मानिए 25-30 नंबर कहीं नहीं गए आपके। मतलब 30 नंबर में से 25 नंबर से कम नहीं आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे साइकोलॉजी में। लेकिन ज़रूरत है अपने सही से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, प्लस ईमानदारी से प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा साइकोलॉजी को दे दो आप प्रतिदिन, एवरीडे। बीएड वाली किताब ले लेना और उसको पढ़ लेना आप, ठीक है। तो कौन सा होगा? तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, पढ़ने में रुचि। तो आप जल्दी से अब तो जवाब दे देना चाहिए यार, किस में? अध्ययन में, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। बच्चे इधर उधर मन भागता रहता है, उनको गंभीर नहीं रहते हैं अध्ययन के प्रति, ठीक है ना। ये 80 प्रश्नों की सीरीज बन गई है, 80 से 100 प्रश्नों की सीरीज बन गई है, तो इसको हम मैराथन क्लासेज में ले लेंगे बाकी के क्वेश्चन। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवाद, गेस्टालवाद या निर्मितवाद। प्रश्न नंबर 50 और आज का आखिरी प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा होगा? व्यवहारवाद होगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साइकोलॉजी की ये दूसरी क्लास थी जो हमने एक टेस्ट सीरीज कराया आप लोगों को, और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी इनको हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आपको यूपी टेट पास करना है और शिक्षक बनना है, अपने जीवन को बदलना है, अपने भविष्य को बदलना है, एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो ज़रूर से ज़रूर आप इन सभी क्वेश्चनों को ईमानदारी से पढ़ेंगे और इसको नोट डाउन करके इनके बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे आप। और अगर नहीं बनना है तो बस केवल जैसे एक मूवी देखते हैं ना, वैसे देख के आप इसको छोड़ देंगे। आपको क्या बनना है यह आप ही निर्धारित करोगे, ठीक है। आपको बस भरोसा होना चाहिए अपने आप पे, अपने आप पे भरोसा कीजिए, सब उसके बाद आप पे सब भरोसा करने लग जाएंगे, ठीक है। और ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम कीजिए। यकीन मानिए वह दिन दूर नहीं जिस दिन आप विद्यालय में नहीं होंगे, वो भी किस विद्यालय में? गवर्नमेंट विद्यालय में, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से 400 से ज़्यादा, लगभग समझ लीजिए कि 3000 से ज़्यादा लोगों की जॉब लगी हमारे यहाँ से। अगर ओवरऑल मैं देखता हूँ तो सीटेट टेट पास हो गए हैं लगभग 4-4.5 हज़ार। ओवरऑल अगर यूपी कांस्टेबल का मिला लिया जाए और जीडी कांस्टेबल का भी वैकेंसी आ गई, आप लोग देख रहे हैं, इन सबको मिला दिया जाए तो 10,000 मोर देन सिलेक्शन इन इंडिया है, ठीक है। मैं ये अपनी तारीफ खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है, वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जब आप भी एक लंबा रास्ता चलेंगे 2 साल 4 साल का ना, तब आप भी देखेंगे कि आपने पीछे क्या किया, क्या छोड़ा आपने। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो यकीन मानिए अगर आपकी जॉब अभी नहीं लगेगी, आने वाले 10 साल के बाद वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आपको आज मनोविज्ञान का दूसरा टेस्ट दे दिया गया। देन जैसा कि आपको पता है लाइव क्लासेस कंटिन्यू जारी हैं, तो आज उसी सीरीज़ में हम एक नई सीरीज़ जोड़ रहे हैं। आज मैं एक डेमो के रूप में आप लोगों को ईवीएस का जो है कि कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आगे आगे आने वाले समय में इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। पहले हम ईवीएस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको इस तरीके से एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जिसका मैं एक डेमो आपको दे रहा हूं। तो जो लोग परेशान हैं कि सर सारी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा उनको सब्र रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आगे सभी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अवैजिक घटक है? घटक नहीं है, जैव मंडल का अवैजिक घटक नहीं है। तो इसमें क्या है? मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन, ये सभी हैं। कौन सा नहीं है? कवक नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? कवक नहीं है। तो आगे से हम जो क्वेश्चन करेंगे उसका भी जवाब आप लोगों को तुरंत और तुरंत देना है। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 2, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। आपके ऑप्शन है शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन दे रहा है। यहाँ पे 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, तो नहीं बता सकते आप लोग, तो इसका जो
उपभोक्ता है वो है आपका मांसाहारी है। ठीक है, मांसाहारी है। शाकाहारी जीवाणु और मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, केवल क्या है, मांसाहारी है। तो प्रश्न की अपनी एक अलग ही महत्व है, उसको आप ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत एक कॉमन सी बात है, क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। अभी तक जवाब नहीं आया किसी का, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कौन सा होगा, सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र का जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। एक मार्ग का संबंध किससे है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग अक्सर देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनलों में दिखता है। किससे है ये बताइए आप। पैकेजिंग से है, जब किसी सामान की आप पैकिंग करते हैं उससे है, संसाधन से है, उत्पादन से है, गुणवत्ता से है। तो किससे है ये, जल्दी से बताइए किससे है? गुणवत्ता से है दोस्तों, किससे है, गुणवत्ता से है। ठीक है। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप सबसे ये कहना भी चाहूँगा साथ साथ कि मैं अपना एक ये डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को, इसी तरीके से आगे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे करने के लिए, लेकिन इसके पहले हम ईवीएस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा तो हम इसी को ही कंटिन्यू कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर काम जारी है। आज पहला बन के आया है हमारे पास, तो हमने कहा चलो आप लोगों के सामने इसको परोसा जाए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसके बारे में हम आपको एक पूरी टेबल बताएंगे कि कैसे होता है ये। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? क्या स्रोत हो सकता है छठे का? अभी इससे पहले हमने पढ़ा है, क्या होगा, सूर्य होगा दोस्तों। क्या होगा? सूर्य होगा। देखो 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ज्योति, आरती, नीतू एंड गौरव, धीरज, जितने भी हैं सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि और जवाब दीजिए कौन सा होगा इसका ऑप्शन। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। ये कहाँ पर है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। 9वां प्रश्न, जवाब देते रहिए, देखते हैं जल्दी जल्दी जवाब कौन देता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजैवी घटक, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र, और पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। तो इसका क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसी परितंत्र में तंत्रों का चक्रण क्या कहलाता है? अभी मैंने कल ही इसके बारे में जिक्र किया था, परितंत्र के बारे में कल जिक्र किया था। तो भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, भौतिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सभी क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आए हैं और हमने वही क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? शाकाहारी होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो क्या होगा? शाकाहारी होगा। निम्न में से कौन सा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ये बताइए आप लोग, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है? टुंड्रा है, उष्णकटिबंध है, सवाना है, मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है।
खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास पिरामिड, खाद्य जाल। तो कौन सा कहा जाएगा? खाद्य जाल कहा जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग भी बताते रहिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। केचुआ, चींटी, मधुमक्खी, तितली। तो क्या होगा? केंचुआ होगा, केंचुआ। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो कौन सा होगा इसका? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। तो कौन सा होगा? सांप होगा। हाथी, मोर, शेर नहीं है, कौन सा है? सांप है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपको ये बताना है। कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि एक छोटा अगर हम उदाहरण दें पारिस्थितिक तंत्र का तो क्या हो जाएगा? वायु, तालाब, जल, मृदा। वायु, तालाब, जल, मृदा। तो क्या होगा? तालाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तालाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंडर, ओमनीजोर। तो क्या कहेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्वेंजर कहेंगे। बीच बीच में लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, देखिए कितना डिस्टर्ब हो रहा है। स्क्वेंजर कहेंगे। ठीक है, किस क्या कहेंगे? स्क्वेंजर कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा जल, जीवाणु व कवक, पशु या पक्षी। क्वेश्चन नंबर 20 का तो क्या होगा? जीवाणु व कवक होगा दोस्तों। क्या होगा? जीवाणु व कवक होगा। जब एक जीव लाभ लेता है, दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका कौन सा हो जाएगा? सहभोगी हो जाएगा, सहभोजी। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। कायांतरित की बात अगर किया जाए तो इसमें आते हैं संगमरमर। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा होगा उनको इसके बारे में जानकारी अच्छी होगी। संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट एंड चूना पत्थर। तो इसका क्या होगा? संगमरमर होगा दोस्तों। क्या होगा? संगमरमर होगा। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में आपको अच्छे से पता है महासागरों में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड होगा। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। सभी ऑप्शनों पे आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन का तात्पर्य समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम आपको प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 50 में 4 की गुणा कर दीजिए, लगभग 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, वो आपको देखना है कि कैसे तैयार हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी एंड बलुई मिट्टी। सबसे ज़्यादा किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है। आप मिट्टी के बारे में जाके पढ़ सकते हैं, बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा ही आपको ईवीएस में, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि यह एक प्रैक्टिस सेट, एक जो है कि डेमो क्लास के रूप में इसको आप समझिए। इसी तरीके से आगे आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मैथ का भी मिलेगा, ईवीएस का तो आपको आज हम दे ही रहे हैं डेमो, एंड साइकोलॉजी को भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा आपको, है ना, इंग्लिश का भी मिलेगा और सबका मिलेगा जो भी होगा। चलिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं दोस्तों। प्लेग क्या है? प्लेग एक बीमारी है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 100 साल पहले बहुत खतरनाक बीमारी माना जाता था। तो इसको क्या कहेंगे? जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, खनिज जनित। क्या कहेंगे? जीवाणु जनित बीमारी कहेंगे इसको। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस में के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है दोस्तों उसमें भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक विनाशकारी होता है वो सितंबर और अक्टूबर में होता है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला और जलाने से, लकड़ी से। देखिए, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, जो धुएं निकलते हैं ना दोस्तों इसकी वजह से होती है, तो कारखानों से। बाकी इसके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे भी। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? किस देश में? तो किस देश में हुई थी ये आप लोग देख लीजिए।
नॉर्वे में, इंग्लैंड में, स्वीडन में एंड फ्रांस में। तो किस में हुई थी बताइए जल्दी से। तो स्वीडन में हुई थी। चलो आप लोग तो खैर बताने से रहे, हम ही बताते रहेंगे, क्योंकि मेरा तो काम ही है बताना, आपको बताएंगे। आप लोग बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं कि हाँ आप क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएँ। कैसे सिलेक्शन होगा आप लोगों का मेरे तो समझ में नहीं आता। पढ़ाई कर लो अच्छे से सभी लोग, ठीक है। 6 घंटे 7 घंटे डेली का अभी से देना शुरू कर दो। कल जो है कि अपर मुख्य सचिव का देखो ट्वीट भी आ गया। नई शिक्षक भर्ती नवंबर दिसंबर तक आ रही है, 70,000 80,000 के आसपास। यूपी टेट का फार्म आने वाला है जल्दी ही। यूपी टेट पास करेंगे, उसके बाद यूपी टेट का रिजल्ट आने के 10 दिन के बाद आप देखोगे शिक्षक भर्ती आपके सामने दिखी देगी, ठीक है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, मेहनत कर लीजिए। कहते हैं ज्ञान की गंगा जहाँ बने वहीं से ज्ञान अर्जित कर लीजिए, ठीक है। तो जितनी भी किताबें वगैरह हैं सब रखिए, प्लस हम आपको पूरी कोशिश करा ही रहे हैं। मैराथन क्लासेस भी आपको एवरी सैटरडे देखने को मिलेंगी, 4-4 5-5 घंटे की लगातार। चलिए खैर, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? चलिए इसका जवाब तो काफ़ी लोगों ने दे भी दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो सिंपल सी बात है, किसको माना जाएगा? अम्ल वर्षा को माना जाएगा। किसको माना जाएगा दोस्तों? अम्ल वर्षा को माना जाएगा, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है कंपनियों से, जो धुएं निकल के हैं जाते हैं, फिर वो अम्लीय वर्षा कराते हैं, तो उससे जो है कि ज़्यादा कैंसर के खतरे हो रहे हैं। स्टोन का मतलब आप लोग अच्छे से जानते ही हैं क्या होता है। चलिए खैर, निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? धूम्रनगर के नाम से तो कौन सा जाना जाता है? दिल्ली, शिकागो, लंदन, पेरिस। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। तो 32 का कौन सा है? शिकागो जाना जाता है, ठीक है। शिकागो में धूम्रपान का मतलब यह है कि धूम्रनगर का तात्पर्य वहाँ पे लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, गुटखा वगैरह इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। चलिए खैर, डासबन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है परीक्षा में, और जो अभ्यर्थी पहले से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि डासबन किसकी इकाई है। फिर भी मैं आपको मौका देता हूँ 30 सेकंड का, बताइए जल्दी से। पृथ्वी की मोटाई मापी जाती है इससे, ओजोन परत की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, या इनमें से कोई नहीं? गुड गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा है? ओजोन परत की मोटाई मापने में सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला रहेगा, बढ़ता हुआ रहेगा, तो हम भी जो है कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करेंगे। खैर चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस का निस्सरण होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, सीएनजी, सीएफसी या मीथेन। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का मीथेन हो जाएगा, क्योंकि मीथेन आप अच्छे से जानते हैं कि ग्रीन हाउस उसका ये क्या करती है? निस्सरण होता है इससे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक प्रदूषण होता है? किस औद्योगिक मलबे से? मलबे, इस पॉइंट को आप नोटिस करेंगे। कागज से, रसायन से, चमड़ा से, वस्त्र से, किससे होगा? चमड़ा से होगा दोस्तों। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। नाइट्रेट, सोना, पारा। किससे होता है? आर्सेनिक से होता है। इन सब के बारे में गूगल में सर्च करके डिटेल में पढ़ लेना, बाकी इसकी पीडीएफ हम दे देंगे आपको, इसकी चिंता मत करना आप बिल्कुल भी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायित्व है? आप सब अच्छे से जानते हैं कौन है। यूएसए है। रूस, यूएसए, भारत एंड यूरोपीय संघ। विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा? विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2015 मित्रों सर्वाधिक गर्म रहा। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अच्छे से इसका ज्ञान होगा आपको। चलिए खैर, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? तो कितना है? 3.6%, 3.5%, 6.09% एंड 4.8%। तो कितना है? 6.09% है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया उन्होंने। तो कोयला गैस, भाप अंगार गैस, आयु अंगार गैस, प्राकृतिक गैस। तो कौन सा हो जाएगा? भाप अंगार गैस हो जाएगा। कौन सा होगा? भाप अंगार गैस हो जाएगा।
प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तंत्र की स्व संतुलन, तंत्र का कार्य, तंत्र का उपविकास, उपरोक्त सभी। तो मैक्सिमम लोग क्या करके आएंगे, उपरोक्त सभी, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, तंत्र की स्व संतुलित। ठीक है, चलिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मुझे लगता है कि अच्छे से आप इस बात को जानते होंगे किससे होती है। केंद्रक में होती है, हरित लवक में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उपरोक्त सभी होती है। तो किससे होती है दोस्तों, हरित लवक में होती है। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष एक ही खाद्य निर्माण, नीचे का एक भाग जैविक कारक है, जैविक एंड अजैविक कारक दोनों। तो आपको इसमें बताना है कि इसका कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, जैविक कारक होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठनों में से किन संगठनों का योगदान रहता है। जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक, संगठन, मतलब संगठन है ये सब, उपरोक्त सभी। तो 44 का सबका हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, उपरोक्त सभी होता है। वे जीव जो अपने आहार तथा निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं मृतजीवी, सर्वाहारी, परजीवी, मांसाहारी। तो बहुत आसान सी बात है और आप लोग अच्छे से जानते होंगे इसको कि ये क्या कहलाते हैं, ये परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो हंसी भी थोड़ी सी आ रही है, अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा डेमो क्लास बड़ी मुश्किल से क्रिएट होता है दोस्तों, टाइपिंग करनी पड़ती है और बड़े खर्चे लगते हैं इसके। तो इसलिए ना आप लोग वीडियो देखने के बाद इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आफ्टर लाइव ये पब्लिश कर दूंगा मैं इसे, तो शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों वगैरह से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक बोलिए। एक सही कंटेंट एंड सही क्वालिटी यहाँ से सबको दी जाएगी। ठीक है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक एंड मांस। तो मांस तो मिलेगा नहीं, आप तो अच्छे से जानते हैं, तो क्या मिलेगा, लाइकेन मिलेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दो, ऑक्सीजन। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है। मैग्नीशियम रहता है दोस्तों, बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। उसके बाद आपका है 49, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छे से आप सभी लोगों को ज्ञान हो गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरे एवं पीले रोशनी के क्षेत्र में, हरे नीले रोशनी के क्षेत्र में, नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का ये डेमो हमने आप लोगों को दिया है ईवीएस का, पर्यावरण का, कैसा लगा। एकदम ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करें, जिससे कि मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लेके आ पाऊँ। और इस तरीके से आपको मैं प्रैक्टिस सेट कम से कम भी नहीं तो 30 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा मैं। 30 का मतलब ये हो गया कि अप्रोक्स 5 की गुणा कर दीजिए 30 में 50 की, लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सोचो। ठीक है, 1500 क्वेश्चन में से क्या 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत आराम से पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी कोचिंग वाले दोस्तों 30-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं 50 का लेके आ रहा हूँ। 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूँ, जिसमें एक ही प्रैक्टिस सेट में आप ये मान के चलिए आपका लगभग 80% हिस्सा कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे भी आप लोगों को मतलब लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि सर बढ़िया लगा, और इसी तरीके से आप कंटिन्यू रखिए। तो मैं ईवीएस की क्लासेस बल्कि इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन बीच बीच में इसकी डिटेल मैं आपको बताता भी रहूँगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना आफ्टर। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज पर्यावरण का प्रैक्टिस नंबर 2। ठीक है, कल हमने प्रैक्टिस नंबर 1 कराया था, तो लोगों की डिमांड पे मैं ये करा रहा हूँ। तो कहीं जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है
वो ये सोच रहे हैं कि सर इसी से काम चलाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी मतलब एक बार प्रैक्टिस देख लीजिए, ठीक है। बाकी क्लास भी आपकी डिटेल में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको भी बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है आयांस एकेडमी में। निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। तो आपको समय दिया जा रहा है 30 सेकंड का। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु एंड जल। कौन सा है, जल्दी बताएं। पादप है। कौन सा है, पादप। पादप क्या है, एक जैविक घटक है। उसके बाद प्रश्न नंबर सेकंड पे, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। सांद्रण का मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे पर्यावरण में किस गैस की मात्रा अधिकतम है। किस गैस की मात्रा अधिकतम है, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आप बहुत स्पीड से करा रहे थे, तो आज हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है। जल्दी बताएं, अभी किसी का जवाब आया नहीं है। तो चलिए देख लीजिए, क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ, कौन जीवी कारक नहीं है। कौन जीवी कारक नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न आप देख सकते हैं। और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, और उन्हीं को ही, उनका ही एक कलेक्शन है, ठीक है। ये अधिकतम जो परीक्षाओं में आए हैं, ये आपके यूपी टेट में आए हैं, सी टेट में आए हैं, राजस्थान के टेट में आए हैं, देहरादून के टेट में आए हैं, मध्य प्रदेश की जो टेट की परीक्षा होती है उसमें आए हैं। बाकी अन्य जो राज्य हैं जहाँ पे सुपर टेट की परीक्षा होती है, उससे भी लिए गए ये सारे प्रश्न हैं। तो इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो खुद से बनाया गया हो। सभी प्रश्न कहाँ से हैं, एग्ज़ाम से हैं। हमने वहीं से कलेक्शन करके इनकी एक सीरीज बनाई हुई है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इनका आप कलेक्शन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको पीडीएफ मैं कह के ही चल रहा हूँ कि उनको मिल जाएगा, तो इजीली उनको मिल जाएगा। तो चलिए बताइए, कौन जैविक कारक नहीं है। चलिए जवाब आ गया कई लोगों का, पेड़ पौधे, जंतु, चट्टान एंड सूक्ष्म जीव। तो क्या होगा, चट्टान होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जीविक कारक हैं, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी है। चट्टान क्या है, जैविक कारक नहीं है। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उत्पादक से अपघटक तक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। तो जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। और एक चीज़, ये जो क्लास आपको 4 बजे मिल रही है, यही क्लास आप लोगों को रात में 8 बजे मिलेगी एट इट, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेंगे, सेम क्लासेस रहेंगी, टाइमिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास समय नहीं रहता, तो उनके लिए भी 8 बजे से क्लासेस होंगी। अभी आप इसे 4 बजे से स्टार्ट है ये। तो क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, ठीक है। पृथ्वी में से, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा है। रेगिस्तान है, वन है, समुद्र है, कृषि है। तो आप सबको ये बताना है कौन हो सकता है, समुद्र हो सकता है, क्योंकि समुद्र में करोड़ों जनजातियाँ, मतलब जन जीव और जलीय जीव पाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ही एक तरीके से क्या है, एक उदाहरण है। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी। प्रश्न नंबर 6 का, तो क्या है, ये धनात्मक है, ये कभी कम नहीं होता। ये क्या हो रहा है, बढ़ती चली जा रही है। इनकी जो श्रृंखला है वो बढ़ती चली जा रही है। जिस दिन इनकी श्रृंखला कम होने लग जाएगी, उस दिन तो मतलब सभी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, विलय हो जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े हुए होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं। तो आप लोगों को पूरा एक 30 सेकंड का मैं समय दूंगा आप लोगों को। 30 सेकंड बहुत होते हैं दोस्तों,
तो 30 सेकंड में आपको ये जवाब देना है, अन्यथा तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7, तो कौन सा होगा? वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। हाँ, जिस भी प्रश्न का आप जवाब देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 7 का जवाब दिया तो 7 फिर डैश करके 3 लिख दीजिए। तो इससे समझ में आ जाता है कि आपने इसी प्रश्न का जवाब दिया। क्योंकि क्या होता है कि पहले वाले प्रश्न का भी लोग जवाब दे रहे होते हैं, है कि नहीं? तो मैं उनको जो है कि फीडबैक नहीं दे पाता हूँ कि उन्होंने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया, गलत जवाब दिया। तो इसलिए जिस भी प्रश्न का आप आंसर करते हैं, प्रश्न नंबर उसके बाद ऑप्शन नंबर, ठीक है। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, भूस्खलन तो नेचर की बात है, होता ही है। बाढ़ और सूखा भी आता है, ये भी नेचर की बात है। वनों में अग्नि दुर्घटनाएं और उपरोक्त सभी भी है। लेकिन अगर इसका सही तरीके से अपघटन का खतरा देखा जाए तो बाढ़ एवं सूखा है, ठीक है। क्या होगा? बाढ़ एवं सूखा होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण दिवस समारोह। प्रश्न नंबर 9, तो क्या होगा? ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड एक प्रोग्राम है, आप लोग इसको नेट पर सर्च करेंगे तो इसके सभी विवरण आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, ह्यूमन्स निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या ये सभी? तो इसके लिए क्या है? सभी होंगे। उत्पादक की भी ज़रूरत है, अपघटक की भी ज़रूरत है, उपभोक्ता की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रश्न, मैं जब प्रश्न पढ़ रहा होता हूँ तभी आप लोग जवाब दे दिया कीजिए, क्योंकि आपको तो प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है नहीं भाई। आप प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ, इसका सीधा सीधा ऑप्शन पढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर है 11, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? समस्या नहीं है, ये ध्यान रखना। जल का संरक्षण, जल का विनाश, दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, क्षरण। प्रश्न नंबर 11, 30 सेकंड का समय, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 11 का, जल का संरक्षण ये समस्या नहीं है, बाकी जल का विनाश तो संरक्षण मतलब समस्या है पर्यावरण से संबंधित। वनों की आप कटाई करेंगे तो भी दिक्कत है, भूमि अपरदन यानी कि क्षरण करेंगे तो भी दिक्कत है। तो केवल जल का संरक्षण क्या है, इसकी समस्या नहीं है। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का, भूमि, समुदाय, परिवार। तो क्या नहीं है? धर्म नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धर्म इसका कोई घटक नहीं है पर्यावरण का। भूमि भी है, समुदाय भी है और परिवार भी है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड होता है अनियमित, सीधा, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दें। प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा? सीधा होगा दोस्तों, क्या होगा? सीधा होगा। प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। अब देख लीजिए, बहुत बढ़िया वाला ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो अब आप सोच के समझ के जवाब दीजिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। पेड़ पौधे, जीव जंतु तो देखो पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। रिश्ते नाते, संस्कृति भी आएगी दोस्तों। मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? सब प्रोक्त सभी आ जाएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक पोषण स्तर से, पॉइंट को समझना, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो कितना होगा? 10% होगा दोस्तों। कितना होगा? 10% होगा। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य है ये, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, तो क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए, आप लोग बहुत देरी में बताते हैं भाई, आप लोग सुपर टेट। देखिए, मैं ये जो सीरीज लेके आ रहा हूँ इसमें ज़्यादातर बच्चों ने बोला कि सर
जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप सीरीज करा दीजिए, इसका फ़ायदा मिल जाएगा उन लोगों को। ठीक है। बाकी अभ्यर्थियों ने कमेंट करके बोले कि आप जो है कि डिटेल्स में पढ़ाइएगा, जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, यूपी टेट का फॉर्म आ जाता है, उस दिन से सर आप डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसके पहले आप सीरीज ही करा दीजिए। ठीक है। तो ये सीरीज जो आप देख रहे हैं, बाद में इससे और भी अच्छी सीरीज लेके आएंगे हैं, बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला होगी। ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला हुआ है कि भाई कम से कम 1500 क्वेश्चन पर्यावरण के कराए जाएंगे आपके। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी आ गया। गुड जवाब। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, चक्रीय, उभय दिशीय। प्रश्न नंबर 17 का। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग। एक दिशीय। गुड जवाब, बहुत बढ़िया। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत तो सिंपल सी बात है, आप मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे कि कौन सा है। जल्दी जवाब दीजिए, कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? देखिए दोबारा से पूछा गया, पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव, वायुमंडल, सौरमंडल एंड जैवमंडल। तो क्या नहीं हो सकता इनमें से? सौरमंडल नहीं है, बाकी सभी पर्यावरण के घटक हैं दोस्तों। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है पवन का, सूर्य का, पौधे का, जानवर का। प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिए। किसका हो सकता है? सूर्य का हो सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी जो सही से पढ़ाई नहीं करते हैं वो इन प्रश्नों को गलत करके आते हैं, फिर पछताते हैं कि काश मैंने पढ़ लिया होता। ठीक है। मैं आपको जो ये सीरीज़ करा रहा हूँ, इन सभी सीरीज़ के बारे में अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके भी। ठीक है। बाकी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप सभी को इसको विस्तृत रूप से भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों में संचालित नहीं होती? प्रश्न नंबर 21। मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र है। वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, उर्वरता में कमी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 का जवाब देना है। तो मिट्टी का क्या होगा? क्षरण हो जाएगा। जब आप वन काट देते हैं तो बारिश जब आती है तो वो जो मिट्टी होती है दोस्तों, उसका वो बहने लग जाती है और अनियंत्रित बाढ़ हो जाती है। जब वन रहते हैं तो वन क्या करते हैं? उस मिट्टी को रोके हुए होते हैं। उनकी जो जड़ें हैं ना, उनकी जो जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो ज़मीन के अंदर होते हैं, जिसको बांधे रखते हैं। तो कितनी भी बाढ़ आ जाती है, आप लोग देखते होंगे, इतना ज़्यादा क्षरण नहीं होता जितना बिना पौधों के या बिना वनों के क्षरण होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाइए। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? चार्ल्स डार्विन, ए फिटरिंग, लैमार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 23। तो कौन है? ए फिटिंग है। गुड जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अधोलिखित में से भूमि के रूप में, मृदा के रूप में, बस्तियां या खनिज। प्रश्न नंबर 24। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, भूमि के रूप में है, मृदा भी है, खनिज भी है। तो क्या नहीं होगा? बस्तियां नहीं होंगी। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनीतिवादी अवधारणा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25 का तीसरा। ठीक है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र से। प्रश्न नंबर 26। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 का दूसरा हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पे और भी अवगत कराना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर श्रृंखला आपको अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर पर्सनली व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, या जो भी मतलब अधिकतर लोग मुझे भैया ही कहते हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए
क्योंकि देखिए मैं आपके जो मतलब कहते हैं ना जो आपकी इच्छा है मैं उसका गला नहीं घोटना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा काम है दोस्तों आप सभी लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट देना, बेहतरीन क्वालिटी देना, जिससे कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करके अपना स्थान पक्का कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप भी समय दे रहे हो, मैं भी समय दे रहा हूँ, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि हम ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, आप भी सीरियस रहिए, हम तो देखो सीरियस ही हैं। सीरियस की वजह से हम आपको ये सीरीज़ दे रहे हैं आपको ला के, क्योंकि सीरीज़ को बनाने में बहुत समय लगता है, बल्कि डिटेल में पढ़ाना थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन जब मैंने कल पहला सेट करवाया तो उसके बाद मैक्सिमम लोगों का जो है कि मेरे पास आंसर आया कि सर आप ऐसा कीजिए, आप सीरीज़ कराइए, ये अच्छा लग रहा है। अगर आप 1500 की सीरीज़ करा देते हैं ना सर, तो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं खैर ऐसा करूँगा नहीं, 1500 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस या कह सकते हैं कि कंप्लीट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड ना करा दूँ एक बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मेरा अपना ये एक तरीके से उद्देश्य है, मेरा ये एम है, क्योंकि मुझे संतुष्टि में नहीं मिलती है। आप लोग भी देखते होंगे जब कोई काम आप करते होंगे, जब उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती होती, आप लोग भी संतुष्ट नहीं होते होंगे, अंदर से आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, तो उस काम को करने का ना मज़ा नहीं आता दोस्तों। इसलिए काम थोड़ा ही करो, लेकिन दिल से करो, मन से करो, जिससे कि वो आपके दिलो दिमाग में बैठे कि हाँ हमने ये काम किया था, आपको अंदर से मतलब एकदम अच्छी फीलिंग आए। उसका मतलब होता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाया, कोई भी कंटेंट है, कोई भी काम है, आप जो भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, चूँकि ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, कह सकते हैं सीरीज़ है, तो आप लोग मुझे ज़रूर ये अवगत कराएं कि हाँ सर आप अच्छा करा रहे हैं या ख़राब करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ही सुझाव के अनुसार हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, बाकी देखिए मेरे हिसाब से जो अच्छा है मैं वो करा ही रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी ओहम नहीं करना है, जिसको कहते हैं ना कि कैसे कहें, थोड़ा सा ओहम सा लग रहा है, सर से कैसे कहें, भैया से कैसे कहें, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने दिल की बात मेरे से खुल के कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों का सिलेक्शन चाहता हूँ, इसलिए ये सभी बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों से बता भी रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 27 से आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। 75% से कम, 50% से अधिक, 50% से कम, 100% से कम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 50% से कम हो जाएगा। वर्तमान की बात है ये। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है एक तरीके से। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। प्रश्न नंबर 28, कौन थे। सिंपल सी बात है, कौन थे, कार्ल रिटर थे, कार्ल रिटर थे। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 29 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, सतत विकास का वर्ष, मृदा संरक्षण वर्ष। प्रश्न नंबर 29, तो सतत विकास का उद्देश्य था उस समय, ये जो है कि वर्ष घोषित किया गया था 2002 में। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्री डेट ऑफ बर्थ है 5 जून, और विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्मदिन 5 जून को आता है, जिसको पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है। निम्न में से किस एक संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है। गरीबी कम करना, धारणीय विकास, वातानुकूलित कागज़ के थैलों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 का क्या होगा, गरीबी कम करना। तो भाई पर्यावरण से गरीबी कम नहीं हो पाएगी ना, मतलब इसकी सुरक्षा नहीं करता है, बाकी सबकी सुरक्षा करता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 दोस्तों, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वर्णागत क्षेत्रफल होना चाहिए 32 का, 20%, 33%, 23% एंड 53%। तो 32 का क्या हो जाएगा, 33% हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। उसके बाद प्रश्न नंबर आप आ जाएंगे 33 पे। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है।
शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, उष्णकटिबंधीय वन। इनके बारे में आप पढ़ लेना कि इनके बारे में कौन कौन से मतलब वन आते हैं, कौन से पेड़ पौधे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है परीक्षा में। बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन आप जब तक ये सीरीज चल रही है तब तक आप लोग भी कर लेना इस काम को, ठीक है। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास का प्रदेश होता है वो। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण, लकड़ी काटना। तो किससे बिगड़ेगा? लकड़ी काटने से बिगड़ेगा। प्रश्न नंबर 35, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो कौन सा होगा? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी सौराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो इसका क्या, किसका अवशोषण करते हैं ये बता देना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि 2 ऑप्शन दोस्तों 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे टाइपिस्ट ने जो है कि गड़बड़ कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ठीक है, 4th होगा इसका। यहाँ 2nd नंबर पे कुछ और आना था, लेकिन गलती से यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया गया है। तो इसका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत देखिए त्रुटियाँ भी हो रही हैं टाइपिंग में, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सुधार की जाएगी। लेकिन किसका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे? आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी क्षेत्र में पेड़ के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 37, तो कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। 38 का है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम बार प्रश्न आया है ये। देहरादून, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ। तो जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोगों को 30 सेकंड का समय तो मैं दे ही देता हूँ बिना कहे ही। तो क्या होगा? गुड, बहुत बढ़िया, देहरादून होगा। 39, वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया है। वन साफ करने की, पेड़ काटने की, ज़्यादा पेड़ लगाने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो वन रोपण आप जानते हैं अभी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ही किया था, ठीक है। पूरा ऐलान किया गया था कि बहुत सारे पौधे लगाए गए, करोड़ों पौधे लगाए गए। अखिलेश यादव की सरकार में भी वन रोपण हुआ था, जो है कि गिनीज बुक में दर्ज किया गया। तो सीधा सीधा मतलब क्या होता है? ज़्यादा पेड़ लगाने से है ये। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, परिबद्ध वन है, उपरोक्त सभी है। प्रश्न नंबर 39 का तो परिबद्ध वन है। एक मिनट दोस्तों, अच्छा हाँ ठीक है, 40 है ना, राइट। संरक्षित वन, आरक्षित वन है, क्या है? आरक्षित वन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णरहित की भूमिका है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में, जल अवशोषित करने में, कार्बन अवशोषित करने में, उपरोक्त सभी। जल्दी से जवाब दें आप लोग। प्रश्न नंबर 41 का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? फास्फोग्लिसरॉल अम्ल, किसका? गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कठिन कठिन प्रश्नों के जवाब दे देते हैं लोग, आसान प्रश्नों के दे नहीं पाते। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप से क्या कहते हैं? प्रादेशिक क्षेत्र, जीवमंडल, बायोम, वायुमंडल। जल्दी से बताएं इसका उत्तर आप लोग। क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? एस्चुअरी, धारा, लैगून एंड पोड। तो कौन सा नहीं है?
थोड़ा जल्दी जवाब दे दिया कीजिए, आप लोग इतनी देर करते हैं। कौन सा नहीं है? पॉन्ड नहीं है। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 45 पे आ गए हैं हम लोग, यानी कि 45 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रभावित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है? प्रकाश, जल, ऊर्जा, जल, भार। प्रश्न नंबर 45। तो क्या होगा? ऊर्जा है होगा। क्या होगा? ऊर्जा होगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है दोस्तों, निरूपित किया जाता है मत्स्य पाल टंकी द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, जल जीवशाला द्वारा, कृषि भूमि द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? 46 का कृषि भूमि द्वारा किया जाएगा। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? भूभाग, जैवमंडल, जियोम, वायुमंडल। क्या कहेंगे? 47, जल्दी से बोलिए, आसान प्रश्न है ये। जैवमंडल कहेंगे, क्योंकि आपको हमने तालाब का उदाहरण दिया था, समुद्र का उदाहरण दिया था, जो एक पूरे एक पारिस्थितिक तंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण होता है और एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक बहुत बड़ी यूनिट ये बनाते हैं। ये कॉमन सी बात है। जहाँ पे बात करेगा पारिस्थितिक तंत्रों की तो आप समझ जाइए कि जैवमंडल ही होगा। ठीक है। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है एक्यूमेन पारिस्थितिक तंत्र, MCD। और उसके बाद आपका है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48, MCD का एक्यूमेन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, 48 का क्या कहलाता है? एक्यूमेन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? समुद्री में, स्वच्छ जल में, स्थलीय में, कृत्रिम में। तो घास भूमि की बात हो रही है, तो कहाँ पे मिलेगा ये? स्थलीय में मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा? स्थलीय में मिलेगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का है। निम्नलिखित में से किस सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है? किससे होती है? एल्गी एवं फंगस से होती है। एल्गी एवं फंगस से होती है। ये देखिए टोटली कंप्यूटराइज्ड है ये। इस पर जिसमें भी ऑप्शन, अगर कोई भी ऑप्शन गलत होगा तो उसको ये रॉन्ग बता देगा, जो सही होगा उसी पे ये ग्रीन दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना समय लग रहा है इसमें। तो आप लोग इसको देखिए और अपने आप को परखिए कि आप लोग कितने सही हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। सपोज कीजिए 50 में से अगर आपने मान लीजिए 40 प्रश्न सही किया, ठीक है, तो 40% का 40 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो उसी हिसाब से अपना आप आकलन कीजिए कि आप यूपी टेट में या जो भी परीक्षा आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड देने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण आपसे पूछा जाएगा, कितने प्रश्न आप करके आ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है आपको परखने का। ठीक है, लगातार आपको लगभग 10 सीरीज़ करा दी जाएगी। उसके बाद जो 5 बचेगी, 5 के बाद 5 जो बचेगी ना, उससे पहले हम डिटेल कराएंगे, फिर बची हुई 5 सीरीज़ आपको और कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसके साथ आप सभी लोग बने रहिए चैनल पर। थोड़ी देर बाद आप लोगों को जो है कि अगली क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।